हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वैसे तो कोरोना का पेंडेमिक डिजीज़ फैला हुआ है, सो आई जस्ट होप एंड प्रे दैट यू ऑल आर सेफ एट होम एंड नॉट स्टेपिंग आउट unnecessarily. So coming back to the point, I just I have just received an email and also a comment on one of my audio that exactly what is the difference between Barrett and book, how to read it, and is it necessary to read both or only one is sufficient. So this gave me an idea to prepare an audio on this topic as well. सबके माइंड में यही रहता है कि यार ये दोनों पढ़ने ज़रूरी हैं या किस में से पढ़ें, कितना पढ़ें. सो एवरी न्यू लॉ स्टूडेंट गोज थ्रू द सेम प्रॉब्लम. आई नो दिस, सो आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस अबाउट इट. रीडिंग बैरेट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द लॉज. अगर लॉ को आपको समझना है तो बैरेट तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड येस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. बैरेट अलग चीज़ है और रेफरेंस बुक्स एक अलग चीज़ है. बैरेट में क्या होता है, देयर विल बी नो केस लॉज और एनी अदर एक्सप्लेनेशन टू दी सेक्शन. कोई भी जो सेक्शन है उसमें उसका कोई भी जो केस लॉज है, लैंडमार्क जजमेंट है, वो आपको बैरेट में नहीं मिलेगा, विच यू विल गेट इन द रेफरेंस बुक. रेफरेंस बुक में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है अदर देन वॉट द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ मेड. उसके अलावा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमेशा आपको रेफरेंस बुक में मिल जाता है. केस लॉज मिल जाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स मिल जाते हैं, कुछ एक अलग सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको मटेरियल मिल जाता है और उस सेक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए, विच यू विल नॉट गेट इन दी बैरेट. बैरेट में आपको सिंपली आप क्या पढ़ोगे कि कौन सा सेक्शन है और उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लॉ ने क्या लिखा है, पार्लियामेंट ने क्या लिखा है या फिर लेजिस्लेचर ने क्या लिखा है. ठीक है, सो यू हैव टू रीड द बोथ. अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते हो जैसे कि CRPC, CPC, एविडेंस एंड ऑल, उनके लिए तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर द बोथ. आपको बैरेट भी पढ़ना ज़रूरी है और रेफरेंस बुक भी पढ़ना ज़रूरी है. लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको बुक की उनको रेफ़र करना इतना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि DV है, इंटरप्रिटेशन है, ये सब. So I'm going to tell you some tips, methods and techniques to read the Barrett. The first thing you have to do before reading a Barrett is that you have to understand the purpose and object of a particular enactment. किसी भी बैरेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये नहीं समझते हो तो उस एक्ट को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा. जब आपको उस एक्ट के बारे में पता होगा तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है. और ये हर एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता ना, आप उस चीज़ को पढ़ नहीं पाओगे. पढ़ भी लोगे तो आप उसको लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते. तो अगर उसको अच्छे से पढ़ना है, लंबे टाइम तक याद रखना है, तो हमेशा उसका पर्पस क्या है और उसका ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, क्या है, तो आपको ये चीज़ हमेशा पहले ही पढ़नी होगी. अब आप ये पूछोगे कि आपको ये मिलेगा कहाँ पे, तो पर्पस हमको कहाँ मिलता है कि कोई भी जो एक्ट होता है उसके शुरू में एक लंबा सा टाइटल होता है. ठीक है, उस टाइटल के अंदर वी गेट दी पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनैक्टमेंट. जैसे कि अगर आप बात करते हो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इसमें जो टाइटल होता है दैट सेज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर. दैट मीन्स कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर का उन्होंने जो ये एक्ट बनाया है, क्यों बनाया है, जिससे कि उससे रिलेटेड लॉज को वो कंसोलिडेट कर सके और अमेंड कर सके. ठीक है, द लॉज रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर. ऐसे ही आपको हर एक एक्ट की शुरुआत में ये टाइटल हमेशा मिलता है जिसमें कि उसका पर्पस बताया हुआ होता है. तो ये आपको हमेशा लर्न भी करना है अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो. और उसको पढ़ने के लिए ये द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग. सेकेंडली, व्हाट यू हैव टू डू इज रिलेट. To have the clear understanding of any act, always try to relate every section, clause and interpretation with the purpose. पर्पस जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आपको कहाँ मिलेगा, किसी भी एक्ट के शुरू में जो उसका फर्स्ट पेज होता है उसके फर्स्ट पेज पे ही आपको वो पर्पस हमेशा वहीं पे मिल जाता है.
और हमेशा जितने भी सेक्शंस होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, हमेशा रिलेट करके पढ़ने चाहिए। जैसे कि कोई भी एक सेक्शन है वो कौन से दूसरे सेक्शन से रिलेट होता है, कौन से दूसरे एक्ट से, कौन से दूसरे बेयर एक्ट के किसी भी सेक्शन से वो रिलेट होता है। तो आपको हमेशा ऐसे रिलेट, जैसे कि आपको सीआरपीसी और सीपीसी में बहुत से प्रोविजंस जो होते हैं कॉमन मिल जाते हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, तो वो आप हमेशा उनको रिलेट करके पढ़ो। इससे आपके डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी और वो चीज़ हमेशा आपको याद भी रह जाएगी। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट रीड द इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन क्लॉज। ये जो इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन क्लॉज होता है ना, हम कई बार क्या करते हैं कि कोई भी हम एक्ट शुरू करने के पहले कि इसको पढ़ेंगे तो इसको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं कि यार इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ही बाकी के सेक्शंस हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, रह ही जाता है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि बाकी के सेक्शंस होते हैं। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आई वुड से इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर सेक्शंस, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी क्लॉज के अंदर कौन सी डेफिनेशन है, या फिर कौन सी डेफिनेशन कौन सी क्लॉज के अंदर दी गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। और कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मीनिंग आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि जो डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसको हमेशा पढ़ो। In most of the bare acts, you will get to see the definition clause or interpretation clause in section number 2. But this is not same in other acts also. Most of other act does not provide the definition or interpretation clause in section number 2. Some acts may provide in other sections, for example, the sections of transfer of property act, ये सेक्शन नंबर 2 में आपको डेफिनेशन क्लॉज प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। लेकिन बहुत से बहुत से नहीं, मेजॉरिटी ऑफ एक्ट ऐसे हैं जिनमें जो डेफिनेशन क्लॉज होती है वो हमेशा सेक्शन नंबर 2 में ही आपको मिलेंगे। तो जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो आप हमेशा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर आता है ब्रेक सेंटेंसेस इनटू पार्ट्स। अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस इज सो स्कैरी टू रीड। कई बार तो उसको देख के यूँ लगता है कि यार इसको मतलब कैसे समझें इसको, जबकि होता बहुत इजी होता है वो, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो होती है ना बहुत घुमा फिरा के दी हुई होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दी हुई होती है। तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। वो सॉल्व कैसे होती है, हमेशा जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपके पास पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे और उन पॉइंट्स को लर्न करना और मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो बेयर एक्ट होता है ना उसको बाकी की रेफरेंस बुक की तरह ही पढ़ने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत फास्ट, या फिर जैसे कोई नोवेल हम पढ़ रहे होते हैं यूँ पढ़ने लग जाते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू एज अ स्टूडेंट। सो व्हाइल रीडिंग द बेयर एक्ट यू नीड टू हैव द पेशेंस एंड टेक पॉजेज व्हेन यू सी द यूज ऑफ कॉमा, ठीक है। यू कैन नॉट रीड अ बेयर एक्ट टू फास्ट एज इट इज नॉट ईजी टू रीड, it is not as easy as we read a novel. So novel और बेयर एक्ट इनमें भी डिफरेंस होता है, रेफरेंस बुक्स में भी डिफरेंस होता है। आप उनको बहुत फास्ट पढ़ लोगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बेयर एक्ट में ऐसा नहीं है। आपको उसको पढ़ने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी कॉमा आता है वहाँ पे रुकिए और उसको थोड़ा स्लोली अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है इंटरप्रिटेशन, कि हम जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज दी हुई है उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करें। सो यू हैव टू इंटरप्रिट इट लिटरली। Interpretation literally means that you should read as their plain and ordinary meaning. आप उसमें अपना कोई भी कोई जो पॉसिबल गैस है वो मत लगाइए, उसमें जो लिखा हुआ है उसको वैसा ही पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड भी आप वैसे ही कीजिए जैसे कि उसमें जो भी लिखा हुआ है। अपनी तरफ से कोई भी अनुमान लगाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब चाहे पढ़ते टाइम पे वो आपको सही लगे या गलत लगे, उसमें जैसा लिखा हुआ है आपको उसको वैसे ही लेके चलना होता है। अगर आप उसमें अपनी तरफ से कोई भी गेस या फिर कोई भी इंटरप्रिटेशन ऐड करोगे तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा, वो गलत भी हो सकता है। एंड आल्सो गिव स्पेशल अटेंशन टू सम टर्म्स लाइक शैल, मे, शुड
वुड, इनको कभी भी कैजुअली मत लेना. You know, whenever there may is used, you have to consider that there is a discretion of a quote. लेकिन जहाँ पे shall का word यूज आ जाता है वहाँ पे quote का कोई discretion नहीं होता है. Quote is bound to do और perform that act, लेकिन may में उनका discretion होता है. तो ये जो words होते हैं should, would, could, you have to give special attention to these words. And most important is that make notes in your own language. That would help you to understand more about it. But if you are preparing for any exam like judiciary, try to learn the Barrett language. Especially the definition clause. बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी एक्सप्लेनेशन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन जो डेफिनेशंस होते हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आप अगर बैरेट की लैंग्वेज में लर्न करके लिखोगे तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आपको मार्क्स वहाँ पे ज़्यादा गेन होंगे. बाकी समझने के लिए एक बार आपको उसको खुद की लैंग्वेज में लिख लेना बेटर होता है. लास्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज अंडरलाइन. While reading Barrett, try to underline or highlight the important provision in the section. इससे क्या होता है कि आप रिवीजन अच्छे से कर पाते हो. रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज बैरेट ऐसा होता है जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना होता है. और आप पूरा अगर बार बार पढ़ने बैठोगे ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होना है. तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है आपको हमेशा उसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, या फिर आप हाईलाइटर यूज़ लेते हो तो उसको हाईलाइट कर लो. अब ये मत सोचना कि उसको अंडरलाइन करने से आपका बैरेट जो है वो गंदा हो रहा है या कुछ. एक्चुअली यू आर गिविंग मोर वैल्यू टू इट बाय डूइंग दिस, बिकॉज उससे जो रिवीजन वाली चीज़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताई बहुत इजीली आप कर सकते हो. रिमाइंड करने के लिए आपको बहुत इजी रहता है, तो अंडरलाइन करना मतलब कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. So these were small but yes important tips. Try to follow all this and let me know in the comment box whether it was helpful for you or not. And I think it's not a bad idea. मैं हमेशा सब्जेक्ट वाइज ऑडियो बनाती हूँ, बट अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट होता है या कुछ समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आइडिया दे सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक अ ऑडियो ऑन दैट टॉपिक. ओके, सो फॉर नाउ, thanks and bye. Stay home and be safe.